चलो देखो आगे। जो कल हमने करवाया था उसमें टॉपिक था सेल क्या होती है, सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या थी, है ना। सेल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज में था, फिर उसके बाद प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद ये था कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं। स्टेम सेल्स के बाद ये बताया हमने कि स्टेम सेल्स के बाद डिफरेंशियल सेल क्या होती हैं, अनडिफरेंट सेल, री डिफरेंशियल, ये सब है ना, टोटिपोटेंट सारा बताया हमने कल। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट किया था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक इन नेचर होती है, और ये सबसे एक्सटर्नल बाउंड्री है। इन द केस ऑफ एनिमल्स, प्लांट के केस में ये एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं है क्योंकि सेल वॉल है। दूसरा केस इसमें हमने ये समझाया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको डिफाइन करने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने आप लोगों को बताया था, है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने ये कहा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिसकंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, उनकी मूवमेंट होती रहती है ना। जैसे एक आइस का टुकड़ा समुद्र के अंदर तैरता रहता है, सेम उस टाइप से ये तैरता रहता है, ठीक है, प्रोटीन्स तैरते रहते हैं। उससे पहले हमने फंक्शन भी समझाए थे, 4-5 फंक्शन बताए थे इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब हमने बात की थी स्टार्ट कंपोजिशन पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है 3 चीजों से, एक लिपिड, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जो लिपिड्स की बात कर रहे हैं हम, ये लगभग बेटा 50% पाया जाता है, लगभग 50% है। कहीं पर ऊंचे नीचे भी हो सकता है, कहीं 2% फालतू हो सकता है, कहीं 2% कम भी हो सकता है, एवरेज 50%। प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स जो है बेटा 46% या 47% आप इसको बोल सकते हो, 46% या 47% इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं 5 to 10%, और ये 5 to 10% मिलेंगे इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के केस में बहुत रेयर है ना, एब्सेंट भी कह सकते हो, लेकिन बहुत रेयर प्रोकैरियोट्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। उसका रीजन है, जब आप ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे प्रोटीन्स का, तो जब ईआर से गोल्गी बॉडीज में प्रोटीन जाते हैं तो वहां पर जो ट्रांस और सिस मीडियन है गोल्गी बॉडी का, वहां पर मैनोज रेजिड्यू इस प्रोटीन से बाहर निकलते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स बचता नहीं है, ठीक है ना। तो यूकैरियोट्स के केस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के केस में आप एब्सेंट कह दो या कह दो बहुत ही रेयर ये पाया जाता है। हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है, लिपिड्स की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर है तो लिपिड्स की बनी होती है। तो बेटा जो लेट आ रहे हो ना, थोड़ा टाइम से आया करो। कौन आ रहा है लेट? कौन था? है अंजू गुड़िया बेटा थोड़ा टाइम से आया करो, है ना, फिर वो चीजें निकल जाती हैं। मैंने बताया है कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स बना होता है 50% होता है, इसमें प्रोटीन 46-47% होता है। ये एवरेज है, 2 या 3% ऊपर नीचे वेरी करेगा। और कार्बोहाइड्रेट्स 5 to 10% होता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। मोस्टली जो बुक्स वगैरह हैं या जो अपडेट वो है डाटा है, उसके हिसाब से प्रोकैरियोट्स में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, इट मींस लिपिड की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाती है, प्रोटीन्स की मात्रा कम पाई जाती है। समझे बात को? या आप कह दो लगभग लगभग थोड़ा दोनों ही वो हैं। कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसमें लिपिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे मैं माउस सेल बोल दूं, है ना, माउस लीवर सेल बोलो भी, माउस लीवर सेल है, इसमें जो एवरेज लिपिड की कंसंट्रेशन होती है उससे भी ज्यादा पाई जाती है, एवरेज 54% बेटा। तो यहां थोड़ी प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो माउस लीवर सेल्स एक ऐसी सेल है
जिसके अंदर लीवर उसकी लिपिड्स की कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा पाई जाती है, लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। यही बात करें हम न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स की बात करें हम, न्यूरॉन्स पे जो माइलिन शीथ होती है, ये माइलिन शीथ जो होती है पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो माइलिन शीथ होती है, ये माइलिन शीथ लगभग 80% लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। तो न्यूरॉन्स और ज्यादा एक्सेप्शन केस हो गया जिसमें लिपिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि जो ये लिपिड निकाला है माइलिन शीथ पे, यहां पर एक सेल्स होती है, उनका नाम है ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स इस लिपिड को निकालती है, सीक्रेट करती है, ठीक है। न्यूरॉन्स पे जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ पे जो लिपिड पाया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसको सीक्रेट कौन सी करती है? ग्लियल सेल्स। और ग्लियल सेल्स को भी आगे को बात करोगे तो बेटा स्वान सेल्स हैं और ओलिगोडेंड्राइट्स है ना, ओलिगोडेंड्राइट्स हैं ये आपके पीएनएस में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ये आपके सीएनएस में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इतना डीप में आए तो बहुत अच्छा है, हालांकि आएगा नहीं तो आपको एक्सेप्शन पूछा जाएगा, कौन सी ऐसी सेल है जहां पर ज्यादा मात्रा में लिपिड की कंसंट्रेशन होती है। तो 2 सेल ये आपको याद रखना है। अब देखिए ह्यूमन आरबीसी की बात करोगे तो इसके अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन, लिपिड की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू लिपिड। यहां पर प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रखें लगभग 52%, कितनी? 52% है। फिर लिपिड की कंसंट्रेशन इसमें कम होगी, समझे बात को। ये 2 या 3 एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं, जो उल्टा सीधा बात को करते हैं कि भाई किस में लिपिड ज्यादा पाया जाता है, किस में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। ह्यूमन आरबीसी इकलौती एक ऐसी सेल है, या कह सकते हो मोस्टली ऐसी सेल है जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है ना। और दूसरी जो माउस लीवर सेल है या फिर आपका न्यूरॉन्स है, इसमें लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। आगे देखो अब, पूजा आ चुकी क्या? पूजा अच्छा नहीं आई अभी, आ चुकी है, ठीक है फिर तो। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो पाए जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो 2 फॉर्म में पाए जाएंगे। एक तो बेटा ग्लाइकोलिपिड मीन्स जब कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो जाए किससे? लिपिड से। अगर लिपिड से अटैच हो जाए तो उस केस में कार्बोहाइड्रेट्स केस को बोलते हैं, क्या बोल देंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से अटैच हो जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे। तो कभी भी अगर आप याद रखें, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में होते नहीं है, तो मोस्टली ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म में ही पाए जाएंगे, सेपरेट फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, है ना, इसी फॉर्म में पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये बात ध्यान रखें आप। तो 3 चीजें हमने यहां बता दी आपको, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब एक एक करके पहले लिपिड्स को डिफाइन करते हैं, फिर प्रोटीन्स को, फिर कार्बोहाइड्रेट्स को। देखो बेटा समझिए, पहला है लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो उनका एम्पीफैथिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? एम्पीफैथिक। अब एम्पीफैथिक का मतलब समझते होंगे आप लोग, जो हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। दोनों तरह के नेचर होता है इस केस में, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। उन लिपिड्स को हम क्या कह देते हैं? एम्पीफैथिक नेचर बोल देते हैं उन लिपिड्स का, ठीक है। दूसरी बात हम ये करें कि जो लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ये जो लिपिड्स हैं इधर इस टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाए जा रहे हैं,
आप देख रहे हो एक लिपिड को बाहर उठा के लाओ आप इस टाइप से, ठीक है। मैंने एक को उठा लिया यहां से। तो जो लिपिड हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है उसके दो रीजन होते हैं, एक रीजन होता है हेड और दूसरा रीजन होता है बेटा टेल। ये दो रीजन होते हैं। तो जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। और जो टेल होगी वो क्या होगी आपकी? हाइड्रोफोबिक होगी। तभी वो वाटर से दूर भाग के अंदर की तरफ जो है वो सेटल हो जाती है, अपने आप को सेटल कर लेती है। कहां? अंदर की साइड, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखें इस केस में। दूसरा, आपको ये पूछा जाए कि जो लिपिड्स हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कौन से इंटरेक्शन से अपने आप को स्टेबल करते हैं, तो आप कहोगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से। किस कौन सा इंटरेक्शन? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है इस केस में पाया जाता है। अब थोड़ी सी बात इसको कर लेते हैं, पहले बेसिक, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो हेड है इस लिपिड्स का, उसके अंदर चार चीजें आपको मिलेंगी। हिसाब से देखा जाए तो तीन ही मिलेंगे। एक तो इसके नीचे पूंछ है ये, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा बेटा? एल्कोहल मिलेगा, फैटी एसिड तो ये रहा नीचे, ठीक है। हाँ, एल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप, और क्या मिलेगा आपका? ग्लिसरॉल मिल सकता है। और साथ में नीचे ये क्या है आपका? ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है। ये चार चीजें आपको मिलेंगी इसमें, एल्कोहल, एल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट ग्रुप, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। समझे बात को? अब यहां पर तुमने देखा होगा कि एक जो इसका लेग है वो मैंने सीधा बना रखा है, और एक क्या बना रखा है? टेढ़ा बना रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड हो जाता है ना। और ये वाले कैसे हैं आपके? सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है अमरिंदर, ये बात ध्यान रखें। अब देखिए, जो यहां पे आप बात करोगे, इस टेल की लंबाई 14 कार्बन से 24 कार्बन तक हो सकती है। हो सकता है ये इतनी लंबी हो सकता है बहुत लंबी भी हो। तो 14 से 24 कार्बन तक ये इसकी लेंथ हो सकती है। इस लेंथ का कम होना ज्यादा होना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आगे बात करेंगे फ्लूइडिटी में, तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको यहां याद रख रही है। तो हमने बोल दिया आपको कि एम्फीपैथिक नेचर में लिपिड पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से लिपिड्स आपस में यहां अटैच होते हैं। हमने एक लिपिड को बताया है कि इसमें हेड होता है, टेल होता है। हेड वाला जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है ना। और जो टेल होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। समझे बात को? हाइड्रोफिलिक को आप पोलर बोल सकते हो, पोलर बोल सकते हो, पोलर ग्रुप। और हाइड्रोफोबिक को आप क्या बोल सकते हो? नॉन पोलर बोल सकते हो, है ना। ये सारी बातें आपको यहां तक याद रखनी है। अब थोड़ा सा दिमाग को खोल के और अच्छे से बैठिए, और आगे जो समझोगे क्वेश्चन वहां से आएगा पेपर में 100%। हाँ बिल्कुल, हाँ बोलो। हाँ हाँ, किसमें डबल टेल होती है और किसमें? तो ऑप्शन में क्या क्या दिया जाता है? हाँ हाँ, मेम्ब्रेन तो डबल टेल बेटा, मेम्ब्रेन का छोड़ दीजिए, मिसल्स को, मिसल, हाँ हाँ, लिपोजोम्स, लिपोजोम्स, हाँ हाँ लिपोजोम्स, हाँ लिपोजोम्स। ये मैं क्या नाम है गीतांजलि बेटा, जब आगे आएगा ना, लिपोजोम्स का अलग टॉपिक है, लिपिड ड्राफ्ट्स का अलग टॉपिक है, वहां पर ये सारा डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है ना। वहां पर सारा डिस्कस कर लेंगे, क्लास 2-3 दिन लगा लो, सारा उसमें हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। कुछ और बोल रहा है कोई?
क्योंकि उसके हिसाब से वहां बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अब आगे देखो, लिपिड्स की हम जब बात कर रहे हैं तो लिपिड्स होते हैं बेटा इसमें 3 टाइप के। पहला फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, तीसरा स्ट्रॉल, है ना, या कोलेस्ट्रॉल कह दो, हाँ कोलेस्ट्रॉल कह दो, कोई बात नहीं। तो ये 3 टाइप के लिपिड जो हैं यहां पर पाए जाते हैं। अब पहले हम फॉस्फोलिपिड को डिफाइन करते हैं, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल। देखिए आप, जो ये फॉस्फोलिपिड होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, ये 4 चीजों से बना होता है। पहला अल्कोहल, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा अल्कोहल अटैच्ड टू फॉस्फेट ग्रुप, और चौथा आपका फैटी एसिड। ये 4 चीजों से बना हुआ है, ठीक है। जो ये 3 है, 1, 2 और 3, ये बेटा हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, है ना। टेल में पाए जाते हैं, मैं बता चुका हूं, उसमें हेड में पाए जाते हैं, बता चुका हूं। जो ये वाला केस है, ये किसमें है, हाइड्रोफोबिक है। ये वाला जो केस है ये हाइड्रोफोबिक है। अब ये बड़ी सिंपल चीज है। अब जो यहां से आगे चलेगा उस पर थोड़ा ध्यान दो। फॉस्फोलिपिड के अंदर आपने सुना होगा फॉस्फोग्लिसराइड। क्या सुना होगा, फॉस्फोग्लिसराइड। तो फॉस्फोलिपिड जो है ये 2 टाइप के होते हैं बेटा आगे, एक फॉस्फोग्लिसराइड और एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, है ना। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बोल दो या स्फिंगोमाइलिन बोल दो, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ये 2 टाइप के होते हैं। अब देखिए, अगर इस एल्कोहल की जगह मैं कह दूं ग्लिसरॉल, मैं इस एल्कोहल की जगह क्या कह दूं, ग्लिसरॉल बोल दूं, तो जो ये फॉस्फोलिपिड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसराइड। तो बात ये आई है कि ये तो बेटा बाहर वाला सबसे ऊपर वाला एल्कोहल, यहां पर ये फॉस्फेट ग्रुप और यहां पर ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। और फिर क्या है, ये आपका फैटी एसिड है, ठीक है। अब ये वाली चीज बन गई, इस एल्कोहल की जगह पे क्या आ चुका है, ग्लिसरॉल आ चुका है। तो जो ग्लिसरॉल है इस फैटी एसिड से बाइंड होता है, यहां पर बेटा एस्टर बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, एस्टर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लिसरॉल किस बॉन्डिंग के साथ फैटी एसिड से बाइंड होता है, तो आप कहोगे एस्टर बॉन्डिंग से बाइंड होता है, ठीक है। समझिए बात को। अगर हमने एल्कोहल की जगह ग्लिसरॉल लगा दिया है तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसराइड बन जाएगा। और अगर इसी एल्कोहल की जगह मैं स्फिंगोसीन लगा दूं, क्या लगा दूं, स्फिंगोसीन, तो क्या बन जाएगा, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। क्या बन जाएगा, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अगर मैं स्फिंगोसीन लगा दूं यहां पर, स्फिंगोसीन को कर दें तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बन जाएगा, ठीक है। अब फॉस्फोग्लिसराइड जो हमारा बना है, सबसे मोस्ट अबाउंडेंट जो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है वो फॉस्फोग्लिसराइड ही पाया जाता है किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, उन मॉडिफिकेशंस पे क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, वो देखिए आप। अंत यहां तक ठीक है बेटा, हाँ देखो आगे अब, हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, वहां पर अमाइन लिंकेज है, अमाइन लिंकेज है बेटा, ध्यान रखें इस बात को। अमाइन लिंकेज होती है, अमाइन नहीं बोलते इसको, अमाइन लिंकेज बोलते हैं, या अमीनो लिंकेज बोल दो, अमीनो ग्रुप बोल दो, है ना। अमाइन लिंकेज है, ध्यान रखें इसको। तो अगर ग्लिसरॉल अटैच है फैटी एसिड से देन एस्टर बॉन्डिंग है। अगर अमाइन वो आपका स्फिंगोसीन है फैटी एसिड से अटैच, तो अब क्या है, अमाइन लिंकेज। ये बात ध्यान रखें। अब देखिए मॉडिफिकेशंस इसमें हैं कई सारी, वो मॉडिफिकेशंस आपको पढ़नी है। तो मॉडिफिकेशंस कहां होंगी, यहां पे।
जो ये वाला केस है, ये फॉस्फोग्लिसराइड केस समझा रहा हूं मैं आपको। अल्कोहल, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, अल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट एंड फैटी एसिड। अब जो मॉडिफिकेशंस होंगी वो यहां पे होंगी सारी। इस अल्कोहल की जगह मैं ये कह देता हूं कोलिन अटैच कर देता हूं। कोलिन क्या बन जाएगा सारा? फॉस्फोटाइडल कोलिन। क्या बन जाएगा? फॉस्फोटाइडल कोलिन। शॉर्ट में मैंने बोल दिया है पीसी। अगर इस एल्कोहल की जगह मैंने कोलिन अटैच कर दिया है तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोटाइडल कोलिन। ठीक है। अगर इस एल्कोहल की जगह मैं सीरीन अटैच कर देता हूं तो क्या बन जाए बेटा? फॉस्फोटाइडल सीरीन। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं फॉस्फोटाइडल सीरीन। फॉस्फोटाइडल सीरीन। अगर इस एल्कोहल की जगह मैं एथेनॉल अमाइन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोटाइडल एथेनॉल अमाइन। और ये क्या हो जाए बेटा आपको? पीई। ठीक है। अगर इस एल्कोहल की जगह पे मैं एनोस्टॉल यूज कर दूं, एनोस्टॉल, तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोटाइडल एनोस्टॉल, पीआई। ये आपका बन जाएगा। तो ये 4 मॉडिफिकेशंस पूछी जाती हैं कई बार पेपर में और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो फंक्शन आएगा आगे आएगा, देखना क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अगर एल्कोहल की जगह हमने कोलिन यूज किया है तो फॉस्फोटाइडल कोलिन, सीरीन यूज किया है तो फॉस्फोटाइडल सीरीन, ये यूज किया है तो फॉस्फोटाइडल इथेनोलामाइन, और एनोस्टॉल तो फॉस्फोटाइडल एनोस्टॉल। ये 4 मॉडिफिकेशंस आपको यहां पर याद रखनी और याद होनी चाहिए आपको मॉडिफिकेशंस। ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच की। फिजियोलॉजिकल पीएच की बात कर लेते हैं। यह भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे। एट फिजियोलॉजिकल पीएच जो पीएस है और पीआई है ना, फॉस्फोटाइडल सीरीन और फॉस्फोटाइडल एनोस्टॉल, ये बेटा नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और जो बचे 2 हैं पीई और पीसी, ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको पक्का। यहां से दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और है, जो ये फॉस्फोटाइडल सीरीन है ये वाला, ये कहां पाया जाता है? इनर लीवलेट में पाया जाता है फॉस्फोटाइडल सीरीन। साथ साथ में पीई भी अंदर पाया जाता है और पीआई भी अंदर पाया जाता है। ठीक है। और जो पीसी है ये फॉस्फोटाइडल कोलिन आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है, आउटर लीफलेट में पाया जाता है। और फॉस्फोटाइडल कोलिन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉस्फोग्लिसराइड है। ध्यान रखना इस बात को, है ना। मोस्ट अबाउंडेंट और कोई सा पाया जाता है तो कौन सा है? फॉस्फोटाइडल कोलिन। कहां पे? आउटर लीफलेट पे। एक आगे और आएगा, अभी बता देता हूं, स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन आगे, तो यहां पर ये भी आउटर लेयर उस पर पाया जाता है लीफलेट पे। और बाहर की साइड क्या पाया जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बेटा। और अंदर की साइड ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ऐसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एसिमेट्रिकल नेचर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एसिमेट्रिकल नेचर होता है उसको डिफाइन करने के लिए इन चारों का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पाया जाता है। देख भी रहे हो आप। एसिमेट्रिकल नेचर का मतलब क्या है निधि? उसका मतलब ये कि ऊपर साइड कुछ और है और नीचे की साइड कुछ और है ना। तो नीचे की साइड तो पीआई, पीएस, पीई है, ऊपर की साइड पीसी है, फॉस्फोटाइडल कोलिन है और स्फिंगोमाइलिन है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो एक बार पूछो, आगे फिर स्टार्ट करते हैं। अंजू, अंजू गुड़िया, चलो नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। अंकिता तुम बताओ, गई? अंजू हो, अच्छा ठीक है।
अब देखिए, जो ये फॉस्फोटाइडल सीरीन होता है, फॉस्फोटाइडल जो सीरीन होता है, ये इनर लीफलेट पा जाता है। कहां पे? इनर लीफलेट पे। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल सिग्नलिंग, जब सेल सिग्नलिंग होती है, बाहर से कोई मैसेज आता है, बाहर से कोई मैसेज आता है, तो इसको ये बाहर जाना होता है। ये कहां जाएगा? आउटर लीफलेट पे जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल सिग्नलिंग। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। सेल सिग्नलिंग जैसे ही स्टार्ट होती है, बाहर से कोई मैसेज आता है, सिग्नल आता है, उसी टाइम पे जो फॉस्फोटाइडल सीरीन है वो इनर लीफलेट से कहां चला जाता है? आउटर लीफलेट पे। सिग्नलिंग खत्म हुई, दोबारा से अपनी जगह पे वापस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसका खुद का नेचर है बाहर जाना और अंदर आना, ऐसा नहीं है। यहां पे 3 एंजाइम्स का इंपोर्टेंट रोल पाया जाता है, और उस एंजाइम्स को यहां पे देखो, एक बार याद रखो। पहला एंजाइम कौन सा है? फिलिपेज, इनसे भी क्वेश्चन आता है बहुत। दूसरा फ्लोपेज, और तीसरा सिक्रेमलेज। ये 3 एंजाइम यहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। फिलिपेज एंजाइम वो एंजाइम है जो बाहर से अंदर आता है, आई मतलब इन, बाहर से अंदर, ठीक है। तो हो सकता है कि फॉस्फोटाइडल सीरीन बाहर गया, वहां से अंदर लाने में काम कौन करता है? फिलिपेज। आउट, बाहर ले जाने में कौन काम करता है? फ्लोपेज। और सिक्रेमलेज के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, वो किसी भी मटेरियल को बाहर भी और अंदर भी दोनों में ले जाने का काम कर सकता है, ठीक है। फॉस्फोटाइडल सीरीन को अंदर बाहर ले जाने का काम सिक्रेमलेज भी करता है, तो बाहर ले जाने में और अंदर ले जाने में। ऐसे नहीं करते ये कि अपनी मर्जी से करते हैं, इनकी एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, ठीक है ना। ये एटीपीएज एंजाइम है, तो ये अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं और तब उसको अंदर बाहर ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहां तक बातें ये सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखो, तो स्फिंगोलिपिड्स हमने आपको समझा दिया। दूसरा, स्फिंगोलिपिड्स वो लिपिड्स हैं जिसकी जगह ग्लिसरॉल की जगह क्या आ जाएगा? आपका स्फिंगोसीन आ जाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो शायद पूछा जाए इसमें, नेट में और एचपीएससी में भी, कि ऐसा कौन सा फॉस्फोग्लिसराइड है जो ग्लिसरॉल बैकबोन पे नहीं बना हुआ? इकलौता ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोग्लिसराइड है जो ग्लिसरॉल बैकबोन पे नहीं बना होता, क्योंकि जितने भी फॉस्फोग्लिसराइड हैं उनकी बैकबोन में क्या है? ग्लिसरॉल है। लेकिन इकलौता ऐसा फॉस्फोग्लिसराइड है जिसकी बैकबोन में ग्लिसरॉल नहीं है। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोराइल कोलिन, क्या है? फॉस्फोराइल कोलिन। ध्यान रखें इस बात को, फॉस्फोराइल कोलिन ये इकलौता ऐसा वो है जिसके अंदर ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं है, जिसके अंदर ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं है, ये आप याद रखें। पूजा ठीक है बेटा? हाँ, तो ये तो बात होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्फिंगोमाइलिन ही होगा, बिल्कुल। नहीं, फॉस्फोराइल कोलिन को स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं गीतांजलि। नाम स्फिंगोमाइलिन नहीं पूछा जाएगा, नाम पूछा जाएगा फॉस्फोराइल कोलिन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ठीक है। फॉस्फोराइल कोलिन बोला जाएगा वहां पे पेपर में। बताइए कि ऐसा कौन सा वो है फॉस्फोग्लिसराइड जिसके बैकबोन में ग्लिसरॉल नहीं होता, तो फॉस्फोराइल कोलिन का आंसर आएगा, ठीक है ना। स्फिंगोमाइलिन तो है ही, क्योंकि ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसीन है, वो तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर जो वो है वही नेगेटिव होता है। उनका एक रीजन ये भी है कि जो पीएस और पीआई है वो दोनों अंदर की साइड पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो नेगेटिव चार्ज। एक ये भी तरीका आप कह सकते हो, इस अगर सोच के कहना है तो आप ये भी कह सकते हो। कौन? हाँ, वो आउटर साइड पे ही मोस्टली जो है पाया जाता है, ठीक है ना, आप कह सकते हो।
लेकिन अगर हमने बात की है फिजियोलॉजिकल पीएच पे गीतांजलि, तो बेटा फिर वहां पर जो पीएस और पीआई है वो नेगेटिव चार्ज है। जो दोनों बचे हैं पीसी और आपका जो पीई है ना, वो क्या है, वो न्यूट्रल है। तो पीसी तो न्यूट्रल है ऑलरेडी, वो चीज बाहर पाया जाता है। और जो बचा स्फिंगोमाइलिन, तो वो भी आप कह सकते हो कि न्यूट्रल ही है, पॉजिटिव चार्ज वो भी नहीं है ना। आगे देखो, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो एक्सेप्शन पूछे जाते हैं वो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्या है दूसरा, ग्लाइकोलिपिड है ना। ग्लाइकोलिपिड्स की बात कर लेते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की बात कर लेते हैं। पहला फॉस्फोलिपिड हो गया, दूसरा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की जब हम बात करते हैं तो इस केस में आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड। अब यहां से क्वेश्चन आपको जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन कहां होती है। क्या कहोगे? नो। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में कि ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे। इनकी सिंथेसिस कहां होती है मोस्टली? गीतांजलि बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल, जो ल्यूमन है ना गोल्गी बॉडी का, वहां पर इसकी सिंथेसिस होती है। ये याद रखें, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ल्यूमन ऑफ गोल्गी बॉडी है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई पावर नहीं है कि वो सिंथेसाइज करे ग्लाइकोलिपिड्स को, नो। या तो ईआर की बात होगी या गोल्गी बॉडीज की बात होगी, है ना, वहीं से चल के आ रहा है सारा कुछ। अब दूसरी बात करें, अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सिंपल हैं, सिंपल अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल शुगर मैंने बोल दिया है, अगर ये बात होंगे अटैच होंगे किससे, लिपिड से, तो उस केस में हम कह सकते हैं सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड बोल सकते हैं। ग्लूकोज वगैरह फ्रुक्टोज वगैरह इस केस में अटैच होंगे, है ना। अगर यही केस हम पढ़ें कॉम्प्लेक्स शुगर, तो बेटा गैंग्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? गैंग्लियोसाइड्स की, गैंग्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन होगी। अगर कॉम्प्लेक्स शुगर लिपिड्स के साथ अटैच होती है तो क्या होगा? गैंग्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन होगी। और गैंग्लियोसाइड्स फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होना, ह्यूमंस की बॉडी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैंग्लियोसाइड्स जिस ह्यूमन की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, वहां पर न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है हो जाती है। तो एक तरह से ये बनना बहुत जरूरी है। कॉमन रेन, ल्यूमन ऑफ गोल्गी बॉडी, इनका बनना बहुत जरूरी है। और एक पेपर में तो ये भी लिखा हुआ था कि 43 गैंग्लियोसाइड्स हैज बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ, है ना। कितने? 43 अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। और ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो आउटर लीफलेट पे पाए जाते हैं, किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब यहां पे इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, इसके साथ एक साइलिक एसिड अटैच होता है। क्या होता है? साइलिक एसिड। ये साइलिक एसिड इस ग्लाइकोलिपिड्स के साथ अटैच होगा और उसको नेगेटिव चार्ज देगा। कौन चार्ज देगा? नेगेटिव चार्ज देगा। ये नेगेटिव चार्ज उसको देता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि साइलिक एसिड जब ग्लाइकोलिपिड्स के साथ अटैच होता है तो उसकी इंपोर्टेंस क्या है? क्या इंपोर्टेंस है बताइए अंकिता बेटा। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ साइलिक एसिड अटैच टू द ग्लाइकोलिपिड्स? क्या इंपोर्टेंस है बताओ। नेगेटिव चार्ज तो दे ही रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज तो दे ही रहा है, वो तो मैंने बोल ही दिया, नेगेटिव चार्ज दे रहा। देखिए ये नेगेटिव चार्ज जो इसको देता है ना, किसमें? नहीं, अब इसमें 3-4 बातें आप याद रखिए। सेल सेल इंटरेक्शन, सेल सेल इंटरेक्शन, दूसरा सेल कम्युनिकेशन, तीसरा सेल सिग्नलिंग वगैरह में, है ना। फंक्शन तो बहुत सारे हैं, रिप्रोडक्शन में ये वो पता नहीं क्या, लेकिन 3-4 इंपोर्टेंट बातें आप याद रखिए। साइलिक एसिड प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज टू द ग्लाइकोलिपिड्स फॉर द सेल सेल इंटरेक्शन, फॉर द सेल सिग्नलिंग, फॉर द सेल डिफरेंट टाइप की और जो प्रोसेस है उसमें। ये बात आप ध्यान रखें, ये आपका ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में ये बातें याद होनी चाहिए।
आगे देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तीसरा लिपिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, जब आप कोलेस्ट्रॉल की बात करते हो तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है एनिमल सेल में। किसमें? एनिमल सेल। एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। प्लांट सेल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है ना। प्लांट सेल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल के नाम पे ये नहीं होता है, ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल सेल में, उसका काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। देखा जाए आपको तो ये जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस होता है यहां पर, इसको भरने का काम कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है। तो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना कम उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होगी, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम। क्योंकि अपने अंदर अगर यहां पर गैप ज्यादा रहेगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, लेकिन गैप को किसने भर दिया? कोलेस्ट्रॉल ने। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो कम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ये भी बोल दिया साथ साथ कि प्लांट के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट में पाई जाती है उसकी फ्लूइडिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है? ऐसा नहीं होता। उस केस में दो कोलेस्ट्रॉल की ही अल्टरनेट फॉर्म है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बोलोगे, एक तो बेटा प्लांट की बात कर रहा हूं, सीटोस्ट्रॉल, ठीक है, और दूसरा स्टिग्मोस्ट्रॉल। ये दो फॉर्म है जो कोलेस्ट्रॉल का काम करते हैं। किसमें? इन द केस ऑफ प्लांट। प्लांट के केस में ये दोनों काम करते हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ये सारा आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये आपका फॉस्फोलिपिड्स के बारे में सारी बात होगी, लिपिड्स के बारे में। आगे देखिए प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या है? कोई क्वेश्चन हो? कोई पूछ लो किसी का। पूजा, भारती, पूजा, बेटा बोलते रहा करो, थोड़ा तुम सो जाते हो फिर, है ना। हाँ बोलते रहा करो। हाँ अब देखिए आगे बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। और प्रोटीन्स होते हैं तीन टाइप के। एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर इसको इंट्रीगल प्रोटीन बोल दो। एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, है ना, इसको पेरिफेरल प्रोटीन बोल दो, समझे बात को। और तीसरा है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आएगा, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन से क्वेश्चन आएगा और 99% आएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंट्रीगल प्रोटीन्स की। इंट्रीगल प्रोटीन्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब इंट्रीगल प्रोटीन्स आप इसको समझ रहे होंगे, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है तो इसके अंदर जो ये प्रोटीन्स है, ये वाले अंदर वाले, इनको हमने क्या बोला है? इंट्रीगल प्रोटीन्स बोला है, या इंट्रिंसिक प्रोटीन इनको हमने बोला है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें से यह आता है कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये इन लिपिड्स के साथ या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी बॉन्डिंग के साथ अटैच रहते हैं? तो आप कहोगे हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन सबसे पहला पॉइंट रखोगे आप इसमें, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के थ्रू आप इसको कहोगे। दूसरा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाए जाते हैं वो भी बेटा एम्पीफैथिक नेचर होता है। कैसा होता है? एम्पीफैथिक। अब एम्पीफैथिक का मतलब समझ चुके होंगे, कुछ हाइड्रोफिलिक हैं और कुछ हाइड्रोफोबिक पार्ट है। उन प्रोटीन्स का कुछ हाइड्रोफोबिक पार्ट है और कुछ हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, कौन सा पार्ट? हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये वाला, ये इस कार्बन से, है ना, कार्बन से, मतलब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसके अंदर अल्फा हेलिक्स होती है प्रोटीन के अंदर, हाइड्रोफोबिक पार्ट के अंदर, और ये इस कार्बन से अटैच होता है, कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के थ्रू कार्बन से
अटैच होता है, ध्यान रखना। तो आप सिंपल कहोगे एक प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन्स, उसका दो पोर्शन है, ये पोर्शन हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है उसमें अल्फा हेलिक्स है, और ये इस लिपिड की जो कार्बन है चेन है उसके साथ हाइड्रोकार्बन के साथ क्या होती है, बाइंड होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू। इसलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रहता है, आपका स्टेबल रहता है ना। ये दो बात ध्यान रखें आप। तीसरा हम ये कहते हैं कि जो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है ये वर्क करता है एज ए रिसेप्टर, वर्क एज ए रिसेप्टर, ये रिसेप्टर की तरह काम करता है, वर्क एज ए रिसेप्टर ऐसे काम करता है। समझे बात को? बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल्स आया सिग्नल, ये इसके साथ बाइंड होगा इस प्रोटीन के साथ, और फिर अंदर जो है ये बाहर वाला जो मैसेज है वो अंदर मैसेज में कन्वर्ट होता है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का काम है, ध्यान रखें इस बात को, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। पेरिफेरल प्रोटीन्स का काम तो हो नहीं सकता, या तो बाहर की साइड है या अंदर की साइड है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स का काम क्या है, किसी मैसेज को पकड़ना और उसको आउटर फॉर्म से इनर फॉर्म में कन्वर्ट करवाना, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। समझे बात को? अब देखिए इंटीग्रल प्रोटीन्स का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वहां उसके सभी इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन पे। अगर आपको इन प्रोटीन्स को आइसोलेट करना हो मेम्ब्रेन से, आपको अगर इन प्रोटीन्स को आइसोलेट करना हो तो आप क्या करोगे? दो तरह के आप यूज करोगे, डिटर्जेंट्स यूज करोगे आप। कौन कौन से? एक बेटा एसडीएस, हाँ, और एक ट्राइटोन X100 है ना, ये एन आयनिक है और ये नॉन एन आयनिक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार। अब हमने क्या किया, हमने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से इस प्रोटीन को आइसोलेट करना है, और हमने या तो ये यूज करेंगे हम या ये यूज करेंगे। हम कितना यूज करें कि ये प्रोटीन जो है हमें आइसोलेट हो जाए? बिल्कुल MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंडीशन या कंसंट्रेशन, कंडीशन नहीं कंसंट्रेशन, उसको हमने यूज करना पड़ेगा। मैंने सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कोई शर्ट पे दाग लगाया हुआ है, दाग लगा हुआ है और उसको आपको हटाना है, तो आप साबुन को थोड़ा रगड़ोगे तभी तो हटेगा, ऐसा तो नहीं है टच किया और वो दाग जो हट जाएगा। तो मिनिमम कम से कम आपको साबुन रगड़ना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन में अगर इस प्रोटीन को आपको आइसोलेट करना है तो इन डिटर्जेंट्स की, एसडीएस की और ट्राइटोन X100 की मिनिमम कंसंट्रेशन आपको यूज करनी पड़ेगी, तभी जाके वो प्रोटीन आइसोलेट होगा। अगर मिनिमम से भी आपने नीचे यूज की है, मतलब मान लो मिनिमम कितनी है 10 है और आपने यूज की कितनी 5, तो क्या इन प्रोटीन को आप आइसोलेट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। 10 तो मिनिमम है, 10 की जगह 12 कर दो, 15 कर दो, 20 कर दो, तो ये प्रोटीन आपके आइसोलेट हो जाएंगे। इससे नीचे ये आइसोलेट नहीं हो सकते। समझे बात को? तो ये आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में जनरल पता होना चाहिए इतना। हाँ बिल्कुल, जो बॉन्ड है ना उनको तो डिटर्जेंट जितने भी होते हैं, एसडीएस हो चाहे ट्राइटोन X100 हो चाहे Q20 हो, बहुत सारे हैं, वो सभी जो मेम्ब्रेन में जो बॉन्डिंग है उसको वो कर देते हैं, वो कर देते हैं स्टेबलाइज, है ना, उनको तोड़ देते हैं। फिर प्रोटीन्स को आइसोलेट करना थोड़ा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। बाकी तो बहुत सारे और भी यूज करते हैं केमिकल, ऐसा नहीं है, यही करते हैं। अब देखो आगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल। इंटीग्रल प्रोटीन्स का एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन नाम से भी काम चल सकता है एचपीएससी में, लेकिन समझ लो बाई चांस अंदर से क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है भाई सोल्व करना पड़े। तो ग्लाइकोफोरिन ए ह्यूमन आरबीसी का इंटीग्रल प्रोटीन है। ह्यूमन आरबीसी का इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? ग्लाइकोफोरिन ए, ठीक है। ये बेटा सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन है। सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बार ही क्रॉस करता है, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन है, ध्यान रखना। दूसरी बात, 131 अमीनो एसिड से
131 अमीनो एसिड से बना होता है, 131 अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, बताइए एक बार कितना है। हाँ, 1 तो मतलब बेटा 30,000 डाल्टन है ना, या तो डाल्टन बोल दो या 30 किलो डाल्टन बोल दो, इतना बोल दो, बात एक ही है। आगे बात करें, जो ग्लाइकोफोरिन ए है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा, क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन तो वो होते हैं जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो जाता है, तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स जब अटैच होता है इनको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन लगभग लगभग यहां पर 60% है, मतलब 60% कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो रखे हैं किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ, तो 60% वो है ये ध्यान रखें आप। तो सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन है, 131 अमीनो एसिड्स का हो गया, और 30 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और आगे बात करें, ग्लाइकोप्रोटीन है, होमोडाइमर है, अब ये भी बोलना है इसमें इंपोर्टेंट, ये भी है होमोडाइमर है, ये होमोडाइमर बेटा, ये भी आप इंपोर्टेंट याद रखें इसमें। ये 4-5 बातें याद रखनी है आपको, होमोडाइमर और ये सारा। इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो साइलिक एसिड यहां पे भी अटैच होता है, साइलिक एसिड जो है यहां पर अटैच होता है, जो इसको नेगेटिव चार्ज देगा, और जब नेगेटिव चार्ज देगा तो काम वही फिर सेल सेल इंटरेक्शन में, सेल कम्युनिकेशन में इंपोर्टेंट रोल जो है वो आपका यहां पर प्ले करेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म की साइड, क्योंकि ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है यहां पे ये रहा, और साइटोप्लाज्म की साइड यहां पर ये बैंड 4-1 प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है, बैंड 4-1 प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, किधर साइड, साइटोप्लाज्म की साइड। ये भी आप पॉइंट इसमें याद रखें, ठीक है, याद होना चाहिए। चलिए आगे, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, दूसरा एग्जांपल बेटा बैंड 3 प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर भी इसको हम बोल सकते हैं, याद रखें। ठीक है, जब इसमें आगे हम पढ़ते हैं तो इसको देखो, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 95 kDa होगा, उससे बड़ा है, 95 kDa इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, और 14 ट्रांसमेम्ब्रेन होगा ये, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे 14 बार क्रॉस करेगा, ध्यान रखना इस बार, 14 टाइम्स। जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मैंने बता दिया आपका कितना है, 95 kDa है। कितने अमीनो एसिड्स होंगे इसके अंदर, 930 है ना, 930 अमीनो एसिड्स ये होता है, मतलब उस प्रोटीन से काफी बड़ा प्रोटीन होता है ये 931। ठीक है, इसका काम देखिए, जो काम है सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक सेल है आरबीसी की, और यहां पर ये प्रोटीन है कौन सा, बैंड 3। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसका काम हमने बताया, ये क्लोरीन को अंदर लाता है और बाइकार्बोनेट को कहां फेंकता है, बाहर फेंकता है, ये इसका काम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाइकार्बोनेट बाहर गया कैसे। देखिए, जब हमारी बॉडी में CO2 बाहर से आती है और ये H2O के साथ बैंड करती है, रिएक्शन होती है, उस केस में बेटा HCO3 प्लस में ऑक्सीजन निकलती है ऑक्सीजन, तो ये HCO3 कहां गया, बाहर, यहां से। और जो CO2 मतलब O2 जो हमारी बॉडी के अंदर है, जब ये क्लोरीन अंदर आता है, साथ साथ में हाइड्रोजन आयंस भी अंदर आते हैं, तो हाइड्रोजन आयंस अंदर आए, क्लोरीन आयंस अंदर आए, उससे पीएच कैसा हुआ, डाउन हुआ, एसिडिक हुआ। इस एसिडिक पीएच पर जो हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ये इस ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा देता है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से बाइंड होके पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, बैंड 3 प्रोटीन है, इंपोर्टेंट रोल है उसके हिसाब से,
मेम्ब्रेन प्रोटीन के हिसाब से। लेकिन आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो क्लोरीन को अंदर करेगा और बाइकार्बोनेट को बाहर करेगा, और ये बाइकार्बोनेट बाहर ये बेटा प्रोटेक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सपोर्ट करता है। जितने भी टाइप का जो फंक्शन होंगे उनमें भी ये सपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप के। ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बाइक को। ठीक है, यहां तक बेटा अंकिता ये आया समझ में ये पॉइंट सारा? मैं रिपीट करता हूं, कोई बात नहीं। पूजा तुम्हें भी नहीं आया होगा, आ गया? पूजा नहीं है क्या? है तो कुछ काम कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। बैंड 3 प्रोटीन्स की बात करें तो 95 kDa इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। 14 ट्रांसमेम्ब्रेन ये प्रोटीन है। 930 अमीनो एसिड का बना होता है और ये मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। इसका काम क्या है? क्लोरीन को अंदर करना और बाइकार्बोनेट को बाहर भेजना। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस आता कहां से है कि बाहर से CO2 आई आरबीसी में H2O है, आपस में उन्होंने रिएक्ट किया, HCO3 नेगेटिव बना, साथ साथ में क्या बना? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो बना है इसको छोड़ दीजिए अभी। ये HCO3 इस बैंड 3 प्रोटीन की साइड से कहां गया? बाहर गया और क्लोरीन अंदर आया है। तो क्लोरीन अंदर आया है, साथ साथ में हाइड्रोजन आयंस भी अंदर आते हैं। इसकी वजह से जो पीएच है वो डाउन जाता है, कम होता है, एसिडिक होता है। तो उस एसिडिक पीएच पर जो ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ जाती है ना, ज्यादा बाइंड होती है। जब ज्यादा बाइंड होगी, अच्छे से बाइंड होगी, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से सप्लाई होगी। तो एक काम तो ये है कि क्लोरीन को और बाइकार्बोनेट को ट्रांसफर करता है। दूसरा काम उसका अल्टरनेट जो बेनिफिट हो रहा है वो ये हो रहा है कि ऑक्सीजन भी उससे अच्छे से ट्रांसफर होती है। ठीक है भाई, यहां तक। तीसरा देखो, टाइम जल्दी जाता है भाई। तीसरा बेटा पोरिन्स, ये भी प्रोटीन है मेम्ब्रेन का। मोस्टली पाया जाता है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। बोल रहे कोई सा? हाँ ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें इसकी हम, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाएगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे पोरेंस पाया जाता है। अब अमरिंदर बताएगा ग्राम पॉजिटिव पे क्यों नहीं पाया जाता, बताइए माइक्रोबायोलॉजी वाले हो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ये पोरेंस क्यों नहीं पाया जाता? मैं तो ये पढ़ाया कि ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती नहीं है ना, थिक भी होती है उसमें, उस केस में पोरेंस नहीं पाए जाते। पोरेंस का मतलब क्या है? छेद है, होल है। और इन होल्स का काम क्या होता है? इन होल्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किसका काम है? इन पोरेंस का काम है। तो ये 2-3 लाइन इनके बारे में याद रखनी है, ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा कि जो फर्स्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन था वो कौन सा था? गीतांजलि बताएगी फर्स्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सा था, या फिर पूजा बताएगी, या कोई बच्चा बताएगा? बताओ अंकिता, भारती, फर्स्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सा था? चलो कोई बात नहीं, देखो नहीं बेटा, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर, ये फर्स्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन था, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। ठीक है, मुझे बात को, इसके अंदर 3 चेन थी, LMH, ये 3 चेन थी। जो LM थी ये 5 ट्रांसमेम्ब्रेन थी, कितना? 5 ट्रांसमेम्ब्रेन। और जो H थी ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन थी, 3 चेन थी इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब ये पूछा जाएगा यहां से कि इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई थी? नो,
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी बेटा ये फर्स्ट टेक्निक थी। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। क्रिस्टलोग्राफी जो है वो सबसे पहली टेक्निक थी जिसको फर्स्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आइडेंटिफाई हुआ। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कहां से हुआ। रोडो स्यूडोमोनास विरिडिस, है ना, नाम भी अलग है, रोडो स्यूडोमोनास विरिडिस। यहां से ये फर्स्ट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन था वो आइडेंटिफाई हुआ था, उसको आइसोलेट किया गया था। ठीक है, तो ये सारा आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स का टॉपिक कल करेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन्स का और इसका आपका लिपिड इंकर्ड प्रोटीन्स का। हाँ, इसके अंदर एक टॉपिक और 5 मिनट का देख लीजिए। हमने बार बार आपको रिपीट किया है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, अच्छी बात है। क्या वाकई में होते हैं? इसको फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक यूज की गई, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक का यूज किया गया। कैसे यूज किया गया? साइंटिस्ट ने क्या किया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उठा के -196 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख दिया। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। हाँ, निकाल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रख दिया, तो प्रोटीन तो उसी में ही है। बिल्कुल, -196 क्रायो प्रिजर्वेशन। 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, 24 आवर्स के लिए, बाहर निकाला, है ना। किससे काटा? चाकू से, नाइफ से। और नाइफ भी बोलते बेटा माइक्रोटोम नाइफ। हाँ, स्टरलाइज था, माइक्रोटोम नाइफ, बहुत पतला नाइफ होता है। जब इसको काटा यहां से तो 2 में ओपन हो गया, ऐसे ऐसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखा गया, उसको देखा। और लेकिन प्रॉब्लम एक आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे ही आप किसी को बाहर निकालते हो आइस में से तो उस पर वाटर वेपर्स बन जाते हैं। तो वैक्यूम सब्लिमेशन प्रोसेस यहां पे यूज की गई उन वाटर वेपर्स को हटाने के लिए। हटाने के लिए यूज की गई तो बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये देखा गया वाकई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी प्रूफ हुई कि वाकई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, वो होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। कोई डाउट हो कल लेके आने, है ना। कल हम बात करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स की। ठीक है।